आज की वीडियो के ये वीडियो है जो उन बच्चों के लिए यूज़फुल लेने वाला है जो क्या है कि रीट मेंस है उसका क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ ही दिनों के अंतर्गत क्या है कि एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में 16 से लेकर अपने क्या है कि जो क्या है कि रीट मेंस के जो एग्ज़ाम है वो है। तो फिर है कि उसमें क्या है कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी टॉपिक है उनके क्या है कि जैसे कि एक एक टॉपिक लेके उनके क्या है कि PYQ है वो क्या है कि मैं यहाँ डाली हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम के अंतर्गत क्या है कि आए हुए हैं। तो आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या है कि जैसे कि अधिगम के सिद्धांत है, अधिगम यानी सीखना, सीखते हैं बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, उनके जो अलग अलग विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत से संबंधित उनके संबंध में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को क्या कि अपन यहाँ हल करेंगे। चाहे ये क्या है कि वीडियो आपके लिए लंबा हो जाए, पर लेकिन इसमें यह है कि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझ के आपको ऐसा इतना तो पता चल जाए कि जो अधिगम जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और अपने क्या है कि जो अपन तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को किस प्रकार करना चाहिए। तो आज की वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, जो अधिगम के सिद्धांत है उस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, तो जैसे मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। और शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मनोविज्ञान से हुई है। इसमें देखो फिर है कि निष्क्रिय अधिगम कर्ता की पहचान होती, जो निष्क्रिय अधिगम करता है उसकी पहचान अपन किस प्रकार कर सकते हैं। निष्क्रिय अधिगम करता प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला विधि से, व्याख्यान विधि से और खेल विधि से। निष्क्रिय मतलब अधिगम करता सीखने वाला निष्क्रिय रहता है। इनमें से कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत क्या है कि सीखने वाला यानी बालक है वो का निष्क्रिय रहता है। किसमें, व्याख्यान खेल विधि में तो वो सक्रिय है, प्रदर्शन विधि में भी रहता है, प्रयोगशाला विधि में भी रहता है, लेकिन व्याख्या विधि यह है कि जिसके अंतर्गत क्या है कि अध्यापक क्या करता है, पहले क्या है कि जिस भी चैप्टर पर पढ़ाना है उस पर एक व्याख्यान तैयार करता है, उस व्याख्यान को वो क्या है कि व्याख्यान देता रहता है और बाकी सारी क्लास है क्या कि मौन रूप में उसको क्या है कि सुनते रहती है। बीच में वह क्या है कि क्वेश्चन भी पुटअप नहीं कर सकते, सिर्फ वो सुनते रहते हैं, जिसलिए इसी कहा कि निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है व्याख्यान विधि के द्वारा होती है। फिर है कि थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। थार्नडाइक है उसके क्या प्रयोग में बिल्ली की जो भूख थी उसने किसका कार्य किया है, तो भूख है उसने क्या की, चालक का कार्य किया है। जैसे आवश्यकता है, आवश्यकता अंतर्नोद परनोद या चालक एक ही बात है। आवश्यकता है एक तो पहला, फिर दूसरा है कि अंतर्नोद कहो, परनोद कहो या चालक कहो, ये शब्द किसने दिया था, वुडवर्थ ने ये शब्द दिया था। अंतर्नोद है तो है इसमें अंतर्नोद और प्रेरक है। फिर है तो इसमें क्या है कि बू की जो बिल्ली है वो किसका कार्य करती है, तो बू की बिल्ली चालक का कार्य कर रही है। आवश्यकता के कारण क्या है कि शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी या अति होना वो तो आवश्यकता कहलाती है। इस आवश्यकता को आवश्यकता के कारण उत्पन्न जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। और चालक को संतुष्ट करने वाला क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। फिर है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण के प्रकार है। प्रशिक्षण स्थानांतरण है उसके प्रकार क्या है, तो शिक्षण है व्यक्ति किसी प्रकार के कर सकता है, देखो धनात्मक स्थानांतरण कर सकता है, ऋणात्मक स्थानांतरण कर सकता है, शून्य स्थानांतरण कर सकता है। धनात्मक के अंतर्गत एक क्षेत्र के अंतर्गत सीखा गया काम क्या है कि उसके दूसरे क्षेत्र में अड़चन पैदा नहीं करता है, सहायक होता है, तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में क्या है कि उसके लिए क्या है कि बाधा बनता है, वो सहायक नहीं होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। फिर शून्य स्थानांतरण न तो वो सहायता करता है न ही क्या है कि विरोध उत्पन्न करता है, तो वो शून्य स्थानांतरण है। तो वो प्रशिक्षण स्थानांतरण के प्रकार है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य स्थानांतरण है। फिर है कि क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है। क्लासिकी अनुबंध है उसमें क्या कि घंटी के प्रति, जैसे घंटी है उसके प्रति लार की अनुक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है CR। क्या कहलाती है, CR कहलाती है। देखो UC UC S है, ये है
अनानुबंधित भोजन होता है तो अनानुबंधित भोजन देते हैं तो UCR अनानुबंधित अनुक्रिया होती है इसके अंतर्गत। पहला स्टेप ये है जिसमें UC या UCS दिया जाता है। अनानुबंधित है तो वो भोजन दिया जाता है तो उसके प्रति UCR अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। फिर क्या किया जाता है कि जैसे अगला स्टेप होता है उसके अंतर्गत पहले है UCS अनानुबंधित भोजन दिया जाता है, साथ में क्या है कि बाद में प्लस C क्या है कि घंटी CS घंटी बजाई जाती है तो वो क्या है कि UCR की क्रिया होती है उसके अंतर्गत दूसरे स्टेप के अंतर्गत। तीसरे स्टेप में क्या होते हैं वो है कि CS घंटी बजाता है सिर्फ, तो घंटी बजाता है तो क्या है कि CR उत्पन्न हो जाती है। ये है उसका तीसरा स्टेप। तो क्या है कि क्लासिकी अनुबंधन में क्या है कि घंटी के प्रति लार की प्रतिक्रिया, मतलब ये तीसरा है, ये CS घंटी है उसके प्रति क्या है कि जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, CR कहलाती है। क्योंकि है जो है इसमें क्या है कि जो कुत्ते की प्रति क्या है कि कुत्ते को क्या है कि एक पढ़ने वाली टेबल है उसमें परखली के टेबल है उसके नीचे बांध दिया गया और उसके मुंह से क्या है कि परख नली लगा दी गई। तो उसके बाद क्या है कि पहले उसको भोजन प्रस्तुत किया गया उसके सामने और फिर घंटी बजाई गई। पहले भोजन प्रस्तुत किया गया तो भोजन को देख के उसके मुंह में लार आई। अगले स्टेप में उसने क्या किया, पहले भोजन प्रस्तुत किया फिर उसको घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में क्या है कि उस भोजन को देख के लार उत्पन्न हो गई। फिर इस क्या है कि ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो उसमें क्या है कि जैसे कि उसने सीधे सी है घंटी ही बजा दी, घंटी बजाने से क्या है कि CR की प्रक्रिया हो गई तो वह क्या है कि CR है। फिर है अगला, जैसे इसमें देखिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे इसमें है ये कौन सा गया, 1 मिनट सही कर लेते हैं इसको। जैसे इसमें है देखो, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम है को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा उदाहरण है जो अधिगम अधिगम यानी सीखना को प्रदर्शित करता है। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना और चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अधिगम को प्रसिद्ध सीखने है उसको हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये क्या है कि अधिगम है उसको प्रदर्शित करता है। स्वादिष्ट भोजन है उसको देखकर मुंह में लार आना, वो तो क्या है कि उद्दीपक को देखकर क्या होता है कि प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे चढ़ना, भागना, फेंकना वर्ष की अवस्था है तो ये भी क्या है कि अधिगम नहीं है। फिर है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। जो बांडुरा है उसने क्या है कि बेबी डॉल पे प्रयोग किया था, के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो विद्यार्थियों द्वारा केंचु के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये तो है जो थार्नडाइक है उसने के सिद्धांत पर या पावलो के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि इसमें क्या है कि घंटी बजने पर उनको बच्चों को ऐसे पता चलता है कि एक बार घंटी बजी तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो दूसरी बार जैसे कि घंटी बजी और उनको छुट्टी हो गई, तो उन्होंने ये हमेशा के लिए ये किया। तो उनमें क्या है कि घंटी बजने के बाद में उन्होंने क्या है कि बस्ते बंद कर ली कि अब छुट्टी होने वाली है। तो ये क्या है कि बांडोरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है। फिर है कि निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। इनमें से कौन सा है जो बालक के अधिगम एवं विकास में क्या है कि सबसे अधिक योगदान देता है। जैसे बालक का विकास करना है उसमें अधिक योगदान किसका होता है, परिवार है, समवयस्क समूह है और टेलीविजन। परिवार, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इसमें से देखिए जैसे आपको सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है उसको छांटना होता है। तो इसमें क्या है कि जो बालक का अधिगम है और उसके विकास में एक परिवार सहायक है और समवयस्क समूह भी सहायक है और क्या कि अध्यापक भी सहायक हैं। फिर है कि विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्रण में क्या है कि विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है कि शिक्षार्थी है जो पहले सीख चुके हैं उसकी तो पुनरावृत्ति और प्रत्यास्रण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। जैसे कि नई जानकारी है उसको क्या है कि पूर्व जानकारी है उसे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का ये एक प्रभावी तरीका है। ये विद्यार्थियों की स्मृति को क्या कि बढ़ावा देता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ये किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक योग्य है। तो इसको देखो, पर्सन को पहले पढ़ो कि जो
व्यक्ति पहले सीख चुके हैं, जो पहले सीखा गया ज्ञान है उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण करना, पहले सीखे गए ज्ञान को और जो नवीन में जो ज्ञान होता है उससे क्या है कि जोड़ना। इसके तो नया उपयोग जो एकदम सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर बैठता है वो कौन सा है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर सीखने को समृद्ध बनाता है। फिर आप देखिए जैसे कि विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। विद्यार्थी है उसके सीखने के बाद जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए संगन अभ्यास कार्य। सभी पाठकों को क्या है कि व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। और फिर अगला है कि इसके अंतर्गत है जो समुचित उपचारात्मक कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है उत्तर है वो क्या होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। निदान के बाद, पहले निदान में क्या होता है कि किसी समस्या है उसका पता लगाया जाता है। जब समस्या का पता लग जाता है ना तो फिर उसका क्या है कि उसके बाद होना, निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है वो क्या होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इनमें से जो कौन सा कथन है जिसको क्या है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसमें देखिए जैसे कि सीखना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो इसमें देखो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इनमें से कौन से कथन है जिसको सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो देखिए सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये मध्यस्थता करना नहीं, इसमें क्या है कि ये उत्तर गलत माना है। फिर निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, मतलब सीखना अधिगम करना है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के लिए क्या है कि किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सीखना क्या है, मानसिक रूप से मूल रूप से क्या है कि मानसिक क्रिया। जब तक बच्चा क्या है कि मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक उसको क्या है कि अपन सिखा नहीं सकते। जैसे कहा जाता है कि ना, जैसे कि थार्नडाइक ने जो अधिगम के जो सिद्धांत दिए थे तो उसमें ये बताया था कि जैसे कि कहा कि अगर अपन गाय घोड़े को क्या है कि तालाब के पास ले जाए तो जा सकता है, लेकिन उसकी अगर इच्छा नहीं होगी तो उसको ज़बरदस्ती अपन पानी नहीं पिला सकते। तो ये है कि उसकी मानसिक रूप से अगर वो तैयार होगा तभी वो क्या है कि सीख सकता है, अन्यथा क्या है कि नहीं सीख सकता है। फिर है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी है उसकी समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है, मतलब उसका क्या है कि निदान तो है, निदान करने के बाद में उसको अपन उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। तो कठोर परिश्रम का सुझाव नहीं। फिर है कि ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन नहीं। निजी शिक्षण का सुझाव नहीं। तो उसमें क्या है कि निदानात्मक शिक्षण। सबसे उपचार, समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है कि उसका उपचार तो ये है कि पहले ही उसका क्या है कि निदानात्मक शिक्षण किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि उसकी समस्या क्या है। अगर समस्या का पता चल गया तो उसके अनुसार अपन क्या है कि उसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि समस्या का निदान किया जाएगा, निदान करने के बाद ही अपन क्या है कि अच्छे से उसका उपचार कर सकते हैं। निदान किसे कहते हैं, किसी भी बीमारी है उस अपन जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि पहले पता लगाता है कि एक बार अपन को ट्रीटमेंट देता है कि चलो ये टेबलेट तो लक्षण है कि ये वो प्रयोग करता है कि ये हो सकता है। निदान के लिए वो क्या है कि अपन से पूछ के या कुछ ऐसे लक्षण देख के वो उसका क्या है कि समस्या का पता लगाता है। समस्या का पता लगाने के बाद में उसका वो क्या है कि उपचार करता है। और फिर है कि जैसे विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, जो विद्यार्थी है उसमें श्रम की जो स्फूर्ति होती है ना उसका विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। क्या श्रम की स्फूर्ति का विकास कर विद्यार्थियों में श्रम की, ये तो हो नहीं सकता कि शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा नहीं। समय समय पर विद्यार्थियों को क्या है कि श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। जब व्यक्ति को समय समय पर किसी कार्य को करने का अवसर दिया जाता है तो वो क्या है कि उस कार्य में क्या है कि स्फूर्ति बनी रहती है। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। मतलब ऐसे है, आपको ये आंसर है कि ऐसे देखना, उनको देखना जैसे कि श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पूछा किसका है, विद्यार्थियों का पूछा है तो विद्यार्थी से संबंधित बात होनी चाहिए। तो ये तो दो है वैसे ही कट हो गए। फिर है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर
अवसर देना। एक है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम देने का अवसर कर देंगे तो वो क्या है कि सक्रिय रहेगी, उसमें क्या है स्फूर्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति को कार्य, जैसे वो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि के अंतर्गत क्या करता है कि शिक्षक को खुद ही व्याख्यान करता है, बच्चे क्या है कि निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या है कि स्फूर्ति नहीं रहती है। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। श्रम दे करने वाले ये भी अच्छा है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन 100% सही कौन सा है, ये है। फिर 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है। 5 वर्ष का राजू है, वो क्या कि अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो वो है कि जैसे देखता है, उछलता है, बिजली कड़कती है, उछलता है, वो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंध है, उसका सिद्धांत है। तो फिर अगला देखिए, जैसे कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जो समग्रता है, जिसका क्या कि अपन पूर्णाकार भी सिद्धांत भी कह सकते हैं, तो समग्रता का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? तो समग्रता के वर्दमियर और कोलर, कोफा, और अन्य में है कोलर है, कोफा है, वो आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। फिर है कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में खुद अपने हाथ से करेगा, छात्र क्या करेगा, अधिकांश जो कार्य है वो कैसे करेगा, स्वयं के हाथों से करेगा, तो शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इनमें से आपको देखना चाहिए। एक बार जैसे मनोविज्ञान के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो एक बार में कोई हल नहीं कर पाता कि पढ़ा और टिक लगा दिया, पढ़ा और टिक लगा दिया। उसको क्या करना है कि पहले इनको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया। देखो, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में, मतलब पढ़ लिया, फिर इसके आंसर पढ़ो। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। मतलब इनमें से सर्वोत्तम है जो सही आंसर कौन सा है? तो उसमें क्या है कि अगर वो खुद करेगा अपने हाथों से तो उसमें क्या है कि आत्मनिर्भरता पैदा होगी, क्योंकि वह आत्मनिर्भर हो जाएगी, उस काम को वो कर सकता है। शारीरिक शक्ति तो बढ़ती है, जैसे कि वो कार्य करता अपने हाथों से तो उसकी कसरत तो होती है, और जो अगर खुद अपने हाथों से करेगा तो उसके कुछ तो मानसिक विकास होगा ही है उसका। और परिश्रम करने का मतलब वो अपने कार्य में लगन करेगा तो उसमें भावना की जागृति भी आएगी, वो परिश्रम करे। लेकिन इन सब में से जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है वो कौन सा होता है? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। सीखने की परिघटना में निम्न में से कौन आवश्यक घटक नहीं? किसके सीखने की, अधिगम की जो परिघटना होती है उसमें क्या है कि निम्न में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने में घटक नहीं है। अधिगम करता होना चाहिए, आंतरिक अवस्था होनी चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, और क्या है कि शिक्षक। शिक्षक ये है कि उसमें क्या है कि कौन से आवश्यक घटक नहीं है। ये सीखने की परिघटना में शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया अधिगम करता तथा उससे संबंधित मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है। मतलब इसका सॉल्यूशन वापस है कि इसमें कंफ्यूज भी होता है अपन, क्योंकि सीखने की परिघटना उसमें निम्न में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। तो इससे ऐसे देखते हैं कि शिक्षक के बगैर तो अपन सीख ही कैसे सकते हैं? तो उसमें क्या है कि ये भी तो हो सकता है, अपन तो ऐसे ही सोच सकते हैं, अधिगम करता हो सकता है, प्रेरक होंगे उसकी, उसकी आंतरिक अवस्था है वो भी हो सकती है, और फिर क्या है कि शिक्षक भी हो सकते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए शिक्षक भी है। लेकिन इसका है कि इसमें ये आंसर सही नहीं है। उसका क्या है कि जो व्याख्या ये है कि सीखने की प्रक्रिया अधिगम करता तथा उससे संबंधित प्रमुख घटकों पर केंद्रित होती है। किसके ऊपर केंद्रित होती है? अधिगम करता और उससे मुख्य जो घटक जुड़े हैं उससे। तो अधिगम करता, उनका स्वास्थ्य, प्रेरक, सीखने की क्या है कि परिघटना के प्रति आवश्यक घटक होते, मतलब है कि जो अधिगम करता वो होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो सीख पाएगा। और उसकी प्रेरक है, मतलब है कि जो उसको क्या है कि प्रेरणा देने वाले वो भी होने चाहिए। फिर ये सारे के सारे है, तो इसमें क्या है कि शिक्षक नहीं है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत क्या दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप, सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है फिर उसको क्या है कि पुनर्बलन दिया जाता है, तो व्यवहार विकास है, तो वो क्या है कि ऑपरेंट अनुबंधन है। तो देखो, बीएफ स्किनर है, उसने क्या, एक सुदृढ़ीकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर ऑपरेंट अनुबंधन की विस्तृत व्याख्या की है। मतलब इसमें यह क्या है कि पहले है कि अपेक्षित व्यवहार करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, अच्छी प्रतिक्रिया किया तो उसके फलस्वरूप उसको पुनर्बलन दिया जाएगा। तो इससे जो है कि जैसे कि
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है कि उसमें एक अनुबंधन बना दिया जाता है कि पहले ये करेंगे तो फिर वो प्रतिक्रिया स्वरूप वो करेगा। लेकिन जो स्किनर है, स्किनर ने कहा कि पहले है क्या कि उसको पुनर्बलन नहीं, क्या है कि उसको उद्दीपक नहीं दिया जाना चाहिए। उद्दीपक जैसे वो क्या है कि खुद क्रिया करता है तो उस उद्दीपक अच्छा कार्य करता है तो उसके रूप में उसको क्या है कि पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो पुनर्बलन है उसके सबसे ज़्यादा समर्थक कौन है, वो है स्किनर। अगला देखिए जैसे कि, और फिर है कि जैसे ये है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी है उस पर परीक्षण किसने किया था, कोहलर ने किया था। फिर है कि मनोचित्रण का संदर्भ है, जो मनोचित्रण है उसका संदर्भ क्या है, अर्थग्राहता को बढ़ाने की एक तकनीकी है, जोखिम भरे कार्य की एक कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो मनोचित्रण का संदर्भ अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीकी है। फिर है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना आवश्यक है। सामान्य, तो इसमें क्या है कि क्या आवश्यक है, तो उसको अपन जैसे सामान्य कौशल है उसके निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभदायक होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक हो ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है जैसे देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर तो छोटे हैं, पर देखो, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो, और लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये है उदाहरण है। तो ये उदाहरण क्या है, जैसे कि श्रृंखलागत लागत अधिगम का है, या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, प्रत्यय अधिगम का है, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये उदाहरण किसका है, श्रृंखलागत अधिगम का। एक श्रृंखला बन गई है, उसको ये है कि घर में आए पहले क्या करना है, जैसे आए जूते कहाँ खोलने हैं, अपने कपड़े कहाँ रखने, व्यवस्थित कहाँ रखने हैं, तो वो क्या है कि उससे संबंधित उदाहरण है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे है उनके व्यवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। इसमें जिस प्रक्रिया में व्यक्ति क्या है कि दूसरे के व्यवहार है उसको देख कर सीखता है, मतलब दूसरे व्यक्ति को देख कर सीखेगा, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। खुद अपने अनुभव से नहीं सीखता है, दूसरे के व्यवहार है उसको देख कर सीखता है। तो वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो बांडुरा ने क्या है कि बेबी डॉल पे प्रयोग किया था। उसने अवधान है, धारण है, अवदान है, पुनर्प्रस्तुतिकरण है और पुनर्बलन, ये चार क्या है कि उसने क्रम से पद दिए थे कि पहली है अवधान, वो उसको देखेगा, फिर उसको धारण करेगा, फिर अवदान धारण और पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, और फिर क्या है कि वो पुनर्बलन, अगर उसको पुनर्बलन मिला है वापस तो वो क्या है कि उस कार्य को अपना लेगा, अन्यथा वो नहीं अपनाएगा। तो सामाजिक अधिगम है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, बांडुरा ने दिया था, और बेबी डॉल पर उसने प्रयोग किए थे। फिर है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। जो अधिगम है, निर्योग्यता है, उसका लक्षण क्या है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान व विध्वंस होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो अधिगम है, सीखने में निर्योग्यता का लक्षण क्या है, सीखने में वो क्या है कि निर्योग्यता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको अभिप्रेरणा नहीं मिली, इसी के अभाव में नहीं सीख पा रहा, वो है अवधान संबंधी बाधा। अवधान यानी धारण है, फिर अवधान मतलब वो किसी को देखने से संबंधित या किसी से संबंधित काम जो करता है उसमें पहले ही विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या है कि निर्योग्यता का लक्षण है, अवधान संबंधी बाधा या विकार है। फिर है जैसे देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, अधिगम है उसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक हैं। क्या कि संचार के साधन तो क्या है कि अधिगम है उसको क्या है कि बर्बाद कम, मतलब इसमें ये पूछा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत के अंतर्गत आएगा परिपक्वता और उसकी आयु। वो परिपक्वता है और आयु के अनुसार ही सीखता है। अगर देखो एक व्यक्ति है
उसमें क्या है कि कुछ परिवर्तन होता है, वो बीमारी के कारण अगर परिवर्तन हुआ है, तो उसको अपन क्या है कि अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन आया वो बीमारी के कारण आया, नहीं कि उसकी क्या है कि मतलब उसमें क्या है कि अधिगम सीखने की अभिप्रेरणा के कारण आया है, तो उसको क्या है कि अपन अधिगम नहीं कह सकते। और एक व्यक्ति है जो क्या है कि आयु के अनुसार परिपक्व होने के बाद में उसमें कुछ परिवर्तन आता है, तो उसको परिवर्तन से सीखता है, तो उसको अपन अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि परिपक्वता के कारण और दूसरा है बीमारी के कारण जो भी परिवर्तन आता है उसको अपन अधिगम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे कि वो आयु के अनुसार है, वातावरण में किसी व्यक्ति को देखकर कुछ सीखता है, और तो उसको अपन क्या कि अधिगम कह सकते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या कहता है कि अपनी गेंदबाजी है उसके कौशल को विकसित कर लेता है, पर ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपनी गेंदबाजी के कौशल है उसको विकसित कर लेता है, बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपन कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब विकसित कर, और ये अपने बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर, मतलब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान उसके दूसरे क्षेत्र में क्या है कि कोई भी उसको प्रभावित नहीं करता, नहीं तो सकारात्मक और ने नकारात्मक, तो उसको अपन कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? तो कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो मतलब एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने से पहले क्या है कि एक जो कुशल अध्यापक होता है उसको क्या है कि अधिगम की ये परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब है अधिगम करवा रहा है तो उस समय उसकी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिसके अनुसार वो क्या है कि सीख सकें। एक नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, तो ये है किसकी? वुडवर्थ की है। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता है उसका नियम दिया था थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने के सीखने के क्या है कि 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। तो उसमें क्या है कि तत्परता का नियम उनका क्या है, एक जो है मुख्य नियम है उनमें से नियम है। तत्परता है तो उसके इसमें ये बताया, उसमें इसमें ये उदाहरण भी दिया था कि घोड़ों को क्या है कि घास के पास ले जाए तो जा सकता है, लेकिन उसको घास खाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वो है कि तत्परता का नियम है। फिर है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है कि शिक्षक की भूमिका। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक की भूमिका होगी सीखने हेतु एक अच्छी सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की। और फिर है कि उसके अंतर्गत देखो बच्चों को मूल्यवान आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, तो उसमें होगा सीखने हेतु एक अच्छी सुलभकर्ता की होगी। तो इसमें देखिए अब जैसे कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक सीखने के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चे क्या है कि कई प्रकार से सीखते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कुछ खुद करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को देख के सीखते हैं। तो बालक क्या है कि संपूर्ण जीवन में ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन जैसे विधियाँ, उपायों, अनुकरणों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में, विद्यार्थी जो सीखने में त्रुटियां करता है उसमें क्या है कि कौन सा ऐसा कथन है जो क्या है कि सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं वो भगवान है कि वो कभी त्रुटि नहीं करेगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। मतलब यह है कि इसमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना उसका भाग है। ऐसे तो है नहीं व्यक्ति सीखेगा बिना गलती के फटाफट सीख लेगा। वो क्या है कि कभी गलती, जैसे कि
गलती करता है, गलती करने के बाद में जब बार-बार गलती करता है, कभी उसको सफलता भी मिल जाती है। जैसे थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो उसने क्या कहा, बिल्ली को क्या है कि पिंजरे के अंतर्गत बंद कर दिया था और फिर क्या है कि बाहर उसको भोजन रखा था। वो बिल्ली क्या है कि उछल-कूद करती है, बार-बार करती है, इधर-उधर कूदती है, तो एक बार उसका पैर लीवर पे दब जाता है और फट क्या है कि जैसे कि दबता है और उसके साथ के मछली का टुकड़ा उसे प्राप्त हो जाता है। फिर अगली प्रतिक्रिया के अंतर्गत वो उछल-कूद करती है, पर पहले की तुलना में वो कम करती है। और वो फिर और एंड में ऐसी स्थिति आती है कि वो क्या है कि फट से उसे पता चल जाता है कि इस पे पैर लगाते हैं, लीवर पे पैर लगाते हैं, तो अपन को क्या है कि मछली का टुकड़ा प्राप्त होगा। तो वो क्या है कि प्रयत्न के द्वारा त्रुटियां त्रुटियां करता है, करते करते वो क्या है कि अधिगम को सीख जाता है। व्याख्या सीखने के दौरान होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो क्या ये तय करती है कि बालक सने सने सीख धीरे धीरे सीखता है। फिर है कि देखो समान तत्व शब्द है, जो कि एक समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान तत्व किससे? अधिगम स्थानांतरण से क्या है कि गहन संबंध रखता है। फिर है कि जैसे वो क्लासिकल स्थापित स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिक है, जो क्या है कि ये है, इसका प्रतिपादक कौन था? पावलोव था, जिसने क्या है कि क्लासिक थ्योरी CR थ्योरी का सिद्धांत दिया था। उसमें क्या है कि पावलोव ने क्या है कि कुत्ते पे प्रयोग किए थे। और जिसमें क्या है कि इसमें अगर देखिए, जैसे पावलो द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का नाम भी दिया गया है। इस सिद्धांत के स्वरूप के आधार पर इसे अनुक्रियात्मक सिद्धांत भी नाम दिया जाता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए छात्र का अभिप्रेरक विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज, सक्रिय अधिगम का हास होना। ये इसमें क्या है कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम है, उसमें निम्नलिखित में क्या लाभकारी नहीं है? तो इसमें खोज, सक्रिय अधिगम, हास, ये लाभकारी नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम से बालक का क्या है कि अभिप्रेरक विकास तथा सहकर्मी संचार का विकास होता है। किससे? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम होता है, उससे बालक का अभिप्रेरक विकास, सहकर्मी संचार का विकास होता है। इसके साथ बालक के जो भावात्मक विकास तथा शिक्षक के साथ संबंध में स्थायित्व आता है और बालक क्या है कि सक्रिय अधिगम की स्थिति में रहता है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? सीखने की अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, सिद्धांतवादी गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। फिर है कि कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए सीखने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाद विवाद विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उपयुक्त विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं, इसमें से कौन सा है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन सा ऐसा कथन है जिसको सीखने की प्रक्रिया का एक विशेषता नहीं मान सकते? सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ क्या है कि अधिगम प्राप्त होता है। फिर है कि सीखना एक व्यापक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि शैक्षिक जो संस्थान है की ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। कथन को सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं, सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं माना गया है। तो अपन क्या करेंगे कि आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चे कि अपने क्या कि 39 क्वेश्चन किए हैं, तो आप इन 39 क्वेश्चनों को पढ़िए और आपको इसकी जैसे कि लैंग्वेज है उसको देखिए कि भाई क्वेश्चन आते हैं वो किस लैंग्वेज के आते हैं। जैसे कि यह है अधिगम का सिद्धांत है, तो सीधे सीधे अधिगम का ये सिद्धांत किसने दिया था, अधिगम का ये सिद्धांत दिया, वो तो क्वेश्चन आते नहीं है। और फिर अपन को याद तो रखना ही है, साथ ही साथ उनकी जो थ्योरी है ये भाई कि किस प्रकार थ्योरी में से ये क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन को समझना चाहिए। ये इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि अपनी समझ पे आधारित, तो आपने जो सिद्धांत पढ़ा है उस सिद्धांत में से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस सिद्धांत को आपको क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, उसको रटने से आप क्या है कि उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। उसको अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आपको पता चल जाए कि हाँ अपन ने उस सिद्धांत में ये पढ़ा है और उस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि जो अधिगम के सिद्धांत है उसके 39 क्वेश्चन की, और अगली जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत क्या है कि अधिगम के सिद्धांत से संबंधित और क्वेश्चन, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे अपन क्या है कि कम से कम कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन करने वाले हैं।
100 से ज़्यादा होंगे वो क्वेश्चन, जैसे कि इसमें 100 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें से क्वेश्चन में से कोई बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और उनमें लैंग्वेज को समझ में आने से क्या है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, वो इस तरह से सा तो हाँ, इस तरह से इसका आंसर हो सकता है और अपन आंसर को सही कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों को क्या है कि इसका बेनिफिट मिल सके।